हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज ब्रीफली यूपीएससी। हमारा लास्ट सैटरडे एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है एंड हमारा मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हमारा टॉपिक था पाल्स, प्रतिहार्स एंड राष्ट्रकूटास। ये इसके फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट वीडियो है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। Question first. With reference to the emergence of the Pal dynasty in early medieval India, consider the following statements. First, the emergence of the Pal dynasty marked the beginning of a centralized empire extending over the entire Indian subcontinent. Second, Gopal's succession reflects an instance where regional chiefs played a role in legitimizing kingship. Third, the rise of the Pal dynasty is associated with a period of political disorder in eastern India. Which of the statements given above is or are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 and 3 ओनली। देखिए, पाल डायनेस्टी के बारे में बात कर रहे हैं। पाल डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? गोपाल। इन्होंने फाउंड किया था इसको 750 एडी में। ठीक है, और इनका जो मेनली एम्पायर था वो सिर्फ ईस्टर्न इंडिया में ही कन्फाइंड था, यानी कि बंगाल में, है ना। तो ये कहना कि वो इनका जो एम्पायर था वो एंटायर सब कॉन्टिनेंट के तक एक्सटेंड था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड करेक्ट है। गोपाल जो थे वो कोई किसी रॉयल फैमिली को बिलोंग नहीं करते थे, वो भी एक रीजनल चीफ हुआ करते थे। तो उस समय कैसे इलेक्शन हुआ करता था? रीजनल चीफ्स आपस में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, केपेबल होगा, उसको इलेक्ट करके जो है एज अ किंग सेलेक्ट करते थे। वही चीज़ गोपाल के साथ भी हुई है। इन्होंने सोलर डायनेस्टी को जो है क्लेम किया हुआ है। एंड तीसरा स्टेटमेंट हमारा कि पाल डायनेस्टी इज एसोसिएटेड विद अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल डिसऑर्डर इन ईस्ट इंडिया, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। क्योंकि उस समय कोई पर्टिकुलर राजा का रूल वहाँ पे था नहीं ईस्ट इंडिया में, है ना। तो जितने भी रीजनल चीफ्स थे आपस में सबकी लड़ाई हो रही थी कि कौन पूरे ईस्ट इंडिया में जो है रूल करेगा, जिसकी वजह से चारों तरफ से केओस ही केओस था। एंड देन गोपाल को फिर जो इलेक्ट किया गया था, तो ये स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट है। हमको पता है 6 सबसे फेमस मोनेस्ट्रीज है, अभी हम उनके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे, बट यहाँ पे गोपाल का नाम आया है तो आपको पता होना चाहिए। उनमें से एक थी उदांतापुरी, है ना। ये जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट गोपाल ने ही करवाया था। क्वेश्चन 2. With reference to the cultural and religious policies of the Pal rulers, consider the following statements. First, their patronage contributed to the continued prominence of major Buddhist monastic universities in eastern India. Second, their religious policy prevented the patronage of Brahmanical institutions within their kingdom. Third, their support for Buddhist scholastic traditions strengthened intellectual links between eastern India and other parts of Asia. Which of the statements given above is or are correct? करेक्ट आंसर ऑप्शन में 1 and 3 ओनली। देखिए, पाल रूलर्स जो थे वो काफ़ी टॉलरेंट रूलर्स थे। उन्होंने भले ही बुद्धिज्म को ज़्यादा पैट्रोनेज दी हो, लेकिन उन्होंने किसी दूसरे रिलीजन को भी जो है डिसरिस्पेक्ट नहीं किया था। तो ये कह देना कि उनकी रिलीजियस पॉलिसी की वजह से ब्रह्माइकल इंस्टीट्यूशंस जो थे किंगडम में बिल्कुल भी नहीं रह पाए थे, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, अभी हमने बात करी कि इनका जो पैट्रोनेज था बुद्धिज्म को, उसकी वजह से काफ़ी सारी बुद्धिस्ट मोनास्टिक यूनिवर्सिटीज ईस्टर्न इंडिया में बनी थी, जिसमें अभी हमने एक बात करी थी उदांतापुरी की, है ना, जिसको गोपाल ने बनवाया था। इसके बाद इनके जो बेटे थे धर्मपाल, इन्होंने नालंदा को जो है रिवाइव करवाया था वापस। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने खुद भी विक्रमशिला का जो है एस्टैब्लिशमेंट करवाया था। एंड विक्रमशिला अगेन इज वन ऑफ द 6 फेमस मोनेस्ट्रीज ऑफ ईस्टर्न इंडिया। पैट्रोनेज की वजह से इनकी काफ़ी ज़्यादा स्कॉलिस्टिक रिलेशन जो थे वो ईस्टर्न इंडिया एंड एशिया के दूसरे पार्ट्स, जैसे कि साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज थी लाइक मलया, जावा, सुमात्रा, है ना, उनके साथ भी काफ़ी अच्छे रिलेशंस बैठ गए। जैसे एक डायनेस्टी थी शैलेंद्र डायनेस्टी, है ना, ये रूल करती थी उस समय मलय, जावा, सुमात्रा के ऊपर। तो इन्होंने पाल कोर्ट में काफ़ी सारी एम्बेसीज भेजी, प्लस जो देवपाल थे, जो धर्मपाल के बेटे थे देवपाल, है ना, उनके कोर्ट में काफ़ी सारी एम्बेसीज भेजी। एंड नालंदा में उनकी रिक्वेस्ट करने के बाद एक मोनेस्ट्री भी उन्होंने वहाँ पे बनवाई थी। ठीक है। क्वेश्चन 3. With reference to the Gurjar Pratihars in early medieval India, consider the following statements. First, the Gurjar Pratihars played an important role in resisting Arab expansion into northwestern India. Second, their control over strategic regions in northern India enhanced their claim to imperial status. Third, their political influence remained confined
to the western coast of India throughout their rule. Which of the statements given above is or are correct? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली। ये जो गुर्जर प्रतिहार थे ये पेस्टोरलिस्ट थे ओरिजिन से, एंड बाद में जो है ये फाइटर्स बने। इनके फाउंडर थे हरिचंद्र। इस गुर्जर प्रतिहार से भी काफ़ी फेमस रूलर थे, लाइक मिहिर भोज है, नागभट्ट फर्स्ट है, महेंद्र पाल फर्स्ट है। यहाँ देखिए ये है गुर्जर प्रतिहास, ठीक है। एक स्टेटमेंट में मेंशन है कि उनका रूल से वेस्टर्न कोस्ट तक लिमिटेड था, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि रूल है वो नॉर्दर्न इंडिया तक भी एक्सपांडेड था, ठीक है। इवन कुछ वक्त के लिए गंगा वैली तक भी इनके अंडर पे थी। अब कुछ फेमस रूलर थे, जैसे हमने बात करी थी नागभट्ट फर्स्ट की, है ना, काफ़ी फेमस रूलर थे ये भी। तो इनके जो फाइटिंग टैक्टिक्स थे इन्होंने उसकी यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा अरब इंस्कर्शंस जो थे इंडिया में रोके थे। हमने बात की, तो इसलिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है कि किस तरीके से गुर्जर प्रतिहार्स ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है ऑन स्टॉपिंग दी अरब एक्सपांशन इन इंडिया, ठीक है। दूसरी चीज़ कि उनको जो स्ट्रेटजिक कंट्रोल था वो नॉर्दर्न इंडिया में भी था, ये चीज़ भी करेक्ट है। एंड तीसरा भी हमने बताया कि थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, उनको जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो वेस्टर्न कोस्ट तक लिमिटेड नहीं था। Question 4. With reference to the Rajputas, consider the following statements. First, their rise followed the decline of the Chalukyas of Badami in the Deccan. Second, their military campaigns brought them into direct competition with the Pals and the Gurjar Pratihars. Their political activities remained confined to peninsular India throughout their rule. Which of the statements given above is or are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली। राजपुतास जो थे, राजपुतास के फाउंडर थे दंती दुर्ग, ठीक है। जब डेक्कन में चालुक्यास जो थे, जो उनका डिक्लाइन होना शुरू हुआ, तब जो है राजपुतास का राइज होना शुरू हुआ। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। राजपुतास जो थे वो यहाँ पर थे डेक्कन्स में, है ना। अब इनकी कन्नौज की वजह से ही जो है जो डायरेक्ट कांटेक्ट जो हुआ था वो हुआ था गुर्जर के साथ एंड पाल्स के साथ, क्योंकि इन सभी को जो है कन्नौज के ऊपर अपनी अथॉरिटी बनाना था, तो इसलिए उनके बीच में ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल शुरू हो गई। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एंड उसी ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल की वजह से थर्ड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, क्योंकि उनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी वो पेनिनसुलर इंडिया तक कन्फाइंड नहीं थी। Question 5. With the reference to the tripartite struggle, consider the following statements. First, control over Kannauj was valued not only for its strategic location but also for their political prestige associated with it. Second, the prolonged rivalry among the Pals, the Gurjar Pratihars, and the Rajputas prevented any one dynasty from exercising lasting dominance over Kannauj. How many of the above statements are correct? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। हमारे दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। देखिए कन्नौज की जो है काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन थे। पॉलिटिकली देखा जाए तो इसका इंपीरियल स्टेटस इसीलिए ज़्यादा था क्योंकि जो लास्ट हिंदू रूलर कहा जाता है हर्षवर्धन को, है ना, वो उनकी कैपिटल हुआ करती थी, तो वो ऑलरेडी काफ़ी फ्लॉरिश थी, तो उसके ऊपर कंट्रोल यानी कि ऑलरेडी आपकी पॉलिटिकली प्रेस्टीज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, ठीक है। दूसरा कारण जो है, अब यहाँ से काफ़ी सारे ट्रेड रूट गुजरते थे कन्नौज से होते हुए, प्लस गंगा वैली जो इतनी फर्टाइल थी, रिच थी आयरन और सब चीज़ों में, उसकी वजह से काफ़ी बेनिफिट होता किसी भी किंग को, जो भी उसके ऊपर राज करता है ना, वो उसके ऊपर टैक्स लगा सकता था, उसकी मिलिट्री स्ट्रांग हो सकती थी, उसको फूड रिसोर्सेज की जो कोई कमी नहीं हो सकती थी। तो इसलिए कन्नौज जो है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इन सभी रूलर्स के लिए, इसलिए इनका कंटिन्यूसली ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल जो है चलता रहा है। गुर्जर प्रतिहार जब आपस में लड़ाई करने में भिड़े हुए थे, तब धर्मपाल जो थे, गोपाल के बेटे, इन्होंने कब्जा कर लिया था, है ना। फिर कुछ समय तक ही धर्मपाल के पास ही थी। बाद में गुर्जर प्रतिहार के जो रूलर आए थे मिहिर भोज, उन्होंने इसके ऊपर कब्जा कर लिया, तो फिर ये उनके अंडर पे चली गई। बाद में जब इंद्र III जो थे, ये अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट रूलर के ग्रैंडसन थे इंद्र III, उन्होंने तो 915 AD में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था कन्नौज को ही, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इस सिटी के लिए कंटिन्यूसली वॉर चलते रहे हैं, जिसकी वजह से किसी भी एक पर्टिकुलर डायनेस्टी का यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग रूल जो है वो कभी रहा ही नहीं है। Question 6. With the reference to the religious policy of the Rajputas, consider the following statements. First, although the Rajputa rulers were predominantly patrons of Hindu traditions,
but they refused to extend patronage to Jain and Buddhist scholars. Second, royal patronage of a particular religious tradition necessarily implied the withdrawal of support from all other religious traditions. Which of the statements given above is or are correct? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नीदर वन इनटू। ना हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है ना ही सेकंड। देखो राष्ट्रकूट रूलर्स जो थे जैसे पाल डायनेस्टी के रूलर्स थे है ना, पाल्स ने जो है किसको पैट्रोनेज करके रखा हुआ था, बुद्धिज्म को। वैसे ही राष्ट्रकूटाल ने जैनिज्म को करके रखा हुआ था। बट ये लोग सभी रूलर जो थे वो रिलीजियसली टॉलरेंट थे, दूसरे रिलीजन भी काफी फ्लॉरिश थे, उन सभी को पैट्रोनेज भी मिलता था। वही सेम राष्ट्रकूटास के साथ था। राष्ट्रकूटास ने शैविज्म को जो है काफी प्रमोट किया था। जैसे हमको पता है एलोरा की केव नंबर 16 है, वहां पर रॉक कट शिव टेम्पल है ना, केव नंबर 16 रॉक कट शिव टेम्पल। उसको राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा 2 ने बनवाया था और वो बहुत ज्यादा फेमस है ना। Question 7. With reference to land grants in early medieval India, consider the following statements. First, land grants were often accompanied by the transfer of certain administrative and fiscal rights to the grantee. Second, all land grants automatically became hereditary and irrevocable from the time they were issued. Third, the increasing practice of land grants contributed to the growing influence of local intermediaries in administration. Which of the statements given above is or are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 3 ओनली। देखिए अर्ली मिडिएवल इंडिया में जो लैंड ग्रांट्स हुआ करते थे, ठीक है, वो हेरिडिटेरी नहीं बनते थे ऑटोमेटिकली अनलेस उसको किंग का ऑर्डर क्यों ना हो। ठीक है, तो इसलिए वो स्टेटमेंट गलत है। जितने भी लैंड ग्रांट्स हुआ करते थे उन सभी को जो है कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव या फिजिकल राइट्स मिलते थे। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे कोई इंडिविजुअल है उसको लैंड ग्रांट मिलता है तो उसके पास अथॉरिटी हुआ करती थी कि वो चाहे तो उस एरिया से जो है टैक्स भी कलेक्ट कर सकता है या वहाँ पे किसी चीज़ से कंस्ट्रक्शन कराना हो तो वो भी वो करवा सकता था। ठीक है, एंड तीसरी चीज़ जितनी ज़्यादा लैंड ग्रांट्स की प्रैक्टिस जो है बढ़ती गई उसी की वजह से जो लोकल इंटरमीडिएरीज थे उन सभी का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। देखो कारण ये था कि किंग तो सेंट्रल में बैठा है ना, उसको क्या पता नीचे क्या हो रहा है लोकल लेवल पे। तो ये क्या करते थे, अपनी मनमानी किया करते थे, अपना मनमाना टैक्स जो है वो लिया करते थे लोकल लोगों से एंड उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा जो अपने पास रखकर जो है बाद में ऊपर तक पहुंचाया करते थे। इन्फ्लुएंस जो है इनका धीरे धीरे करके बढ़ने लगा था इस तरीके से। यहाँ पर एक चीज़ और समझना है हमारे लिए ज़रूरी है कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन था कैसा। सबसे पहले देखो यहाँ पे पाल्स एंड प्रतिहार्स के बारे में। ठीक है, इनका क्या रहा एम्पायर। अब इनका जो एम्पायर था वो डिवाइडेड था भुक्ति में। भुक्ति बोले तो प्रोविंसेस। ठीक है, अब ये भुक्ति और फर्दर डिवाइड थी मंडल्स में। ठीक है, मंडल आपको कई जगह पे विषाया वर्ड भी जो है या विषया वर्ड जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, भुक्ति को जो गवर्न करते था उसको बोला जाता था औपारिक गवर्नर। ठीक है, एंड जो मंडल्स को करता था उसको बोला जाता था विषयापति। ठीक है, और जिन लोगों के हम लैंड ग्रांट जिनको मिलते थे ना, जिनका धीरे धीरे करके इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा, उनको बोला जाता था सामंत या फिर भोगपति। भोगपति यानी कि लैंड ओनर। ठीक है, ये था पाल्स एंड प्रतिहार्स के बारे में। इसके बाद जाओ राष्ट्रकूटाल्स। अब राष्ट्रकूटाल्स के साथ क्या था, देखिए पाल्स और प्रतिहार में क्या था, वो भुक्ति में डिवाइडेड था। भुक्ति को प्रोविंस बोला करते थे। यहाँ पे क्या था, प्रोविंस को ये बोलते थे राष्ट्र। ठीक है, इस राष्ट्र के नीचे रहते थे विषाया या आपके होगा डिस्ट्रिक्ट एंड देन इसके नीचे विलेज को ये बोलते थे भुक्ति। ठीक है, अब जो व्यक्ति इस राष्ट्र को हेड कर रहा है उसको बोला जाता था
राष्ट्रपति। विषय को हेड करने वाला विषयपति एंड भुक्ति को करने वाला भोगपति। इवन राजकोटा के एम्पायर में भुक्ति के अलावा एक और छोटा यूनिट था, एकदम छोटा यूनिट, ठीक है, उसको बोला उसको बोला जाता था ग्राम, एंड उसका जो हेड होता था, विलेज हेड, उसको ग्रामपति बोला करते थे। एंड यस, पाल्स एंड राष्ट्रकूटास में भी एक और छोटा यूनिट हुआ करता था, जैसे ग्राम हो गया राष्ट्रकूटा में, उसको बोला करते थे पत्तल, और इसको हेड करने वाला क्या होगा, पत्तलपति। ठीक है। क्वेश्चन 8, with reference to the economy of early medieval India, consider the following statements. First, agriculture continued to form the principal basis of the economy. Second, long distance trade and urban centers disappeared completely during this period. Third, the pattern of land grants influenced both agrarian relations and local economic organization. How many of the above statements are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओनली टू, फर्स्ट एंड थर्ड बस करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है। इकोनॉमी जो थी इनकी एग्रीकल्चरल बेस्ड ही थी, ठीक है। एंड तीसरी चीज़ कि जो लैंड ग्रांट्स था, जैसे मैंने बात की थी कि जैसे जैसे करके लैंड ग्रांट्स बढ़ते गए, वैसे ही ग्रीन रिलेशंस भी बदलते गए, लोकल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन था वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लगा, तो वो स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एंड सेकंड जो है एकदम एब्सोल्युटली शॉर्ट स्टेटमेंट है, रॉन्ग है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो वॉल इंस्टीड और ज़्यादा फ्लॉरिश हो गई थी, ना कि खत्म हुई थी। Question 9. With reference to the artistic developments under the Pal rulers, consider the following statements. First, the Pal period is noted for its distinctive bronze sculptures and stone images associated with Buddhist traditions. Second, artistic developments under the Pals remained confined exclusively to religious themes and had no influence beyond eastern India. Third, Pal artistic traditions influenced Buddhist art in neighboring regions outside the Indian subcontinent. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 3 ओनली। देखिए पाल्स के अंदर पे जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर जो थे काफ़ी ज़्यादा फ्लॉरिश्ड हुए थे, है ना, और वो सिर्फ इंडिया में बस ही जो है एक्सटेंडेड नहीं थे, इवन ये नेपाल एंड जो तिब्बत है वहाँ तक भी जो है एक्सटेंडेड थे, वहाँ पे भी इनके जो है एविडेंसेस मिले हुए हैं। आप पर्टिकुलर इंडिया में बात करेंगे तो जैसे सुल्तानगंज है, बिहार, वहाँ से एक ब्रॉन्ज स्कल्पचर मिला हुआ है बुद्धा का, है ना। उसके अलावा कुर्की हार, यहाँ से भी एक क्राउन बुद्धा का स्कल्पचर मिला हुआ है। इवन नालंदा से भी काफ़ी ज़्यादा ब्रॉन्ज के स्कल्पचर मिले हुए हैं जो सभी के सभी पाल डायनेस्टी के ही है। पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट भी इसीलिए करेक्ट है। Question 10. With reference to the Kailash temple at Ellora, consider the following statements. First, it represents one of the finest examples of monolithic rock cut architecture in India. Its construction is associated with the patronage of the Rajputas. Third, the monument reflects the close relationship between political authority and religious patronage in early medieval India. Which of the statements given above is or are correct? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अभी हमने कैलाश टेम्पल एलोरा के बारे में बात की थी कि किस राष्ट्रकूटा किंग ने इसको बनवाया था, वो थे कृष्णा टू, ठीक है। एंड ये एक मोनोलिथिक रॉक कट स्ट्रक्चर है, एकदम करेक्ट है। मोनोलिथिक का मतलब है सिंगल स्टैंडिंग रॉक था, उसमें ही कार्विंग करके जो है इस टेम्पल को बनवाया गया है। एंड देखिए किसी भी राज्य में, है ना, किंग जिस भी रिलीजन को पैट्रोनेज करते थे, है ना, यानी कि अडॉप्ट करते थे, उससे जो है उनकी अथॉरिटी बढ़ जाती थी। जैसे अगर आपकी प्रजा जो है उसमें ज़्यादातर हिंदू है और आपने हिंदू धर्म को ही अडॉप्ट किया और आप उसे ही जो है आगे बढ़ाने में जुटे हुए, तो आपकी प्रजा का जो है कॉन्फिडेंस आप में बढ़ता जाता है, तो इस तरीके से आपकी रिलीजियस अथॉरिटी तो बनती है, साथ ही साथ आपकी पॉलिटिकल अथॉरिटी भी बढ़ने लगती है। अगर उसमें बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले होंगे, तो अगर राजा ने भी बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया है तो अगेन वही सेम चीज़ होगी, ऐसे जैनिज्म के साथ भी वही चीज़ होगी, ठीक है। Question 11. With reference to the foreign accounts of early medieval India, match list first with list 2.
नंबर A 3, B 2 एंड C 1। देखिए जो सुलेमान जो था ये आया हुआ था मिहिर भोज के टाइम पे, है ना। एंड अपनी जो इनकी बुक थी सलसिलात तवारिक, उसमें उन्होंने काफ़ी एक्सटेंसिव रेफरेंस दी है टू गुर्जर प्रतिहार्स एंड उनकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी उसको। ठीक है, इवन गुर्जर प्रतिहार किंगडम को उन्होंने अल जर भी बोला हुआ था, पढ़ा होगा आपने, है ना। इसके अलावा जो अल मसूदी थे उन्होंने राष्ट्रकूटास के बारे में काफ़ी ज़्यादा मेंशन किया है। उनकी बुक का नाम था मुरूज अल दहाब, इसमें मेंशन किया हुआ है। एंड धर्म स्वामिन जो थे इन्होंने नालंदा जो में जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी लाइक उदांतपुरी, नालंदा, विक्रमशिला, इन सभी के बारे में जो है डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। Question 12. Which one of the following best explains the military success of the Rajputas against northern kingdoms despite being based in the Deccan? A. Their exclusive dependence on war elephants. B. Their strategic ability to exploit rivalries among northern powers while launching swift campaigns across the Vindhyas. C. Their permanent occupation of Kannauj through provincial administration. And D. Their naval supremacy over the Arabian Sea, which isolated northern kingdoms. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखो राजपूतास जो थे वो डेक्कन में बेस्ड थे, है ना, लेकिन उनको पता था कि कन्नौज के लिए ऑलरेडी नॉर्दर्न इंडिया में लड़ाई हो रही है बिटवीन गुर्जर एंड पाल्स, तो उसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करने के लिए उन्होंने भी उसमें पार्टिसिपेशन कर लिया ताकि इनके बीच की जो एनिमिटी है वो बनी रहे, है ना। तो इसलिए हमारा सेकेंड स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। नॉट करेक्टली मैच्ड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हमसे हमें पूछा था नॉट करेक्टली मैच्ड, है ना। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है महेंद्र पाल के बारे में कि उन्होंने गुर्जर प्रतिहार को इन्फ्लुएंस साउथ इंडिया की तरफ भी एक्सटेंड किया था, तो स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि गुर्जर प्रतिहार जो थे वो नॉर्दर्न इंडिया तक ही एक्सटेंडेड थे। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग है। बाकी पहला स्टेटमेंट जो है, जो वत्स राज थे उन्होंने धर्मपाल को ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल के समय पे हराया था, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ये वत्स राज जो थे ये प्रतिहार रूलर थे इन द बैटल ऑफ प्रयाग अराउंड 790 AD। ठीक है, एंड सेकंड स्टेटमेंट कि नागभट्टिटू ने राजकोटा से कन्नौज को रिकवर कर लिया था, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। देखो इसकी ना एक टाइमलाइन है। देखो ये जो नागभट्टिटू थे इन्होंने जो पाल किंग थे चक्र युद्ध उनको उनको हराकर कन्नौज को सीज कर लिया था इन 815 AD। ठीक है, लेकिन बाद में राष्ट्रकूटा किंग आते हैं गोविंदा 3, वो इनको हरा देते हैं एंड कन्नौज को छीन लेते हैं। लेकिन बाद में अब ये कौन थे, राजकोटा थे। राजकोटा का मेन कहाँ पे था, रूलिंग एरिया डेक्कन में, तो इनको वापस डेक्कन जाना पड़ा, जिसकी वजह से अगेन कन्नौज में जो है इनका इन्फ्लुएंस चला गया, फिर से नागभट्टिटू ने उसको रिकैप्चर कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन 14th, which of the following factors contributed to the decline of all three major powers by the end of the 10th century? First, rise of powerful regional feudatories. Second, continuous warfare reducing political stability. Third, emergence of new regional kingdoms such as the Chandels, Parmars and Chalukyas. And fourth, direct conquest of all three kingdoms by Mahmud of Ghazni. Select the correct answer using the code below. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 1, 2, 3 करेक्ट एंड 4th रॉन्ग है। 10th सेंचुरी के खत्म होते होते तीनों एम्पायर जो थे गुर्जर प्रतिहार, राजपूतास एंड पाल्स का सब खत्म हो रहा था। उसमें सबसे बड़ा कारण जो था इनके टाइम पे कंटिन्यूअस वॉरफेयर। एक पर्टिकुलर आप कन्नौज को ले लो, उसके पीछे लोग इतना लड़ते रहे कि किसी भी एक पर्टिकुलरली किंगडम का वहाँ पर एम्पायर का किसी का भी वहाँ पे एक तो साम्राज्य टिक नहीं पाया, जिसकी वजह से वहाँ पे
केओस हमेशा बना रहता था, बिल्कुल अनसर्टेनिटी रहती थी, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो थी ही नहीं। दूसरी चीज कि लैंड ग्रांट्स इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि हमने बात करी थी कि किस तरीके से लोकल एरिया में उनका इन्फ्लुएंस धीरे धीरे करके बढ़ने लगा। एंड बाद में उनको उस समय पे भी क्या होता था, जो एम्परर रहते थे जब वो लैंड ग्रांट देते थे, है ना, तो जिस चीफ को वो देते थे तो उसके ऊपर एक जिम्मेदारी रहती थी कि कुछ इतने अमाउंट की कैवलरी उनको मेंटेन करके रखना है। ठीक है, अब जैसे ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सेंटर में खत्म हुई तो उनके पास ऑलरेडी आर्मी एक तो खड़ी की खड़ी रखी है ना, तो वो उसका इस्तेमाल करके अपने रीजनल लेवल पे उभरने लगते थे, तो वो भी एक कारण था। अब धीरे धीरे करके किंगडम खत्म होने लगे तो नए किंगडम्स बनना स्टार्ट हो गए, रीजनल किंगडम, जैसे चंदेल जेजक भुक्ति विंध्य रीजन में पड़ता है, वहां से इनका इमरजेंस होता है। ये भी राजपूत थे। परमार्स अगेन राजपूत, ये भोपाल के अराउंड रीजन था। एंड जो चालुक्यास थे, ये वाले, ये बादामी वाले चालुक्यास नहीं थे, ये वेस्टर्न इंडिया पे बेस्ड चालुक्यास थे। एंड इनके जो फाउंडर थे वो थे तैलाब टू। एंड इनके अलावा एक ईस्टर्न चालुक्यास भी थे, वेंगई में बेस्ड थे, आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन 15, कंसीडर द फॉलोइंग रूलर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फर्स्ट गोविंद 3, सेकेंड नागभट्ट 2, थर्ड धर्मपाल एंड फोर्थ देवपाल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 3, 1, 2, 4। सबसे पहले रूल किया था धर्मपाल के, ये पाल एम्पायर के किंग थे। इन्होंने 770 से 810 एडी तक जो है रूल किया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं गोविंद 3, ये राजकोट एम्पायर के रूलर थे। इन्होंने 793 से 814 एडी तक रूल किया था। तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी ही थे। उसके बाद आए थे नागभट्ट 2, ये गुर्जर प्रतिहार के रूलर थे। इनका टाइम लाइन है 800 टू 833 एडी। एंड लास्टली देवपाल, अगेन ये धर्मपाल के बेटे थे देवपाल, इनका है 810 से 850 एडी। क्वेश्चन 16, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग धर्मपाल। First, he installed Chakrayuddha on the throne of Kannauj. Second, he defeated Rashtrakuta ruler Dhruv in battle. Third, he convened an imperial assembly attained by numerous subordinate rulers. Which of the statements given above is correct? Correct answer option number C, 1 and 3 only. देखिए, जो धर्मपाल थे उन्होंने कन्नौज को जब कैप्चर किया था उस वक्त कन्नौज के रूलर थे इंद्रयुद्ध। इनको हराने के बाद अभी चक्रयुद्ध जो थे, ये धर्मपाल के जाने माने ही साथी थे, तो उन्होंने चक्रयुद्ध को है उस कन्नौज के थ्रोन पे बैठा दिया था। ठीक है, देन उसके बाद एक इंपीरियल असेंबली भी कंडक्ट करी थी ताकि सभी जितने भी नॉर्दर्न इंडिया के जो स्मॉल रूलर्स हैं उन सभी को अथॉरिटी एक्सेप्ट कर लें। तो वही चीज़ भी हुई, सभी ने धर्मपाल की अथॉरिटी को एक्सेप्ट भी किया था। ठीक है, एंड जो सेकंड स्टेटमेंट है कि राजकोट रूलर ध्रुव को इन्होंने बैटल में हराया था, गलत स्टेटमेंट है। इंस्टीड राजकोट रूलर जो ध्रुव थे उन्होंने धर्मपाल को हराया था। क्वेश्चन 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इज करेक्टली मैच्ड विद हिज टाइटल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिहिर भोज आदिव्रह। परमेश्वर चक्रवर्ती भी इन्हीं का ही टाइटल है, विक्रमादित्य भी इन्हीं का टाइटल है, त्रिभुवन चक्रवर्ती भी इनका ही टाइटल है मिहिर भोज का। देखो, मिहिर भोज जो है गुर्जर प्रतिहार के सबसे फेमस रूलर हैं एंड इवन उनको रियल फाउंडर भी कहा जाता है। उन्होंने 836 एडी के टाइम पे कन्नौज को रूल करना शुरू किया था एंड ऑलमोस्ट अ सेंचुरी कन्नौज में सिर्फ और सिर्फ प्रतिहार का ही रूलर था। उन्होंने ये आदिव्रह टाइटल जो है, विष्णु भगवान के भक्त थे ये, उसकी वजह से ही ये टाइटल उन्होंने अडॉप्ट किया था। इवन कुछ कॉइन्स भी इशू करवाए थे जिसमें विष्णु भगवान की इमेजेस भी थी। ग्वालियर में एक मंदिर है, तेली का मंदिर, ये मिहिर भोज ने ही बनवाया था। Question 18th, which of the following rulers has been associated with the scholar Jin Sen and the work Adi Puran? A. Dantidurg, B. Govinda III, C. Amogvarsh I, and D. Krishna III. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमोघवर्ष फर्स्ट। देखो, अमोघवर्ष फर्स्ट जो थे वो राजकोट रूलर थे एंड इन्होंने जो है जैनिज्म को अडॉप्ट किया था।
ठीक है। तो इन्होंने जिन सैनिक स्कॉलर थे उनके साथ मिलकर जो है आदि पुराण एक बुक थी उसको पैट्रोनेज किया था। ठीक है। इन जो अमोघ वर्ष थे काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस पर्सन थे, जैसे 64 ईयर्स इन्होंने रूल किया था अपने टाइम पीरियड में, एंड काफ़ी पीसफुल टाइम था उस समय का। इवन मैंने अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन भी किया था कि इन्होंने फर्स्ट बुक लिखी थी कन्नड़ा के ऊपर जिसका नाम क्या था, कवि राजमार्ग। कवि राजमार्ग ये कन्नड़ा में लिखी हुई पहली पोएटिक बुक थी। ठीक है। और जो हमारा टॉपिक रहेगा अगले सैटरडे के लिए वो रहेगा चोल एम्पायर। और अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और प्रॉपर अपना रिवीजन कीजिएगा। ठीक है। एंड अगली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।